हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पार्ट 4 ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी अर्थात अर्थ से बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एंड इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान 1 एंड देन आफ्टर चंद्रयान 2। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपनी मौसी जी के पास, दैट मीन्स मार्स प्लेनेट के पास, और हम लोग समझेंगे मिशन मंगल के बारे में। And then after we will study Venus orbiter mission, that is शुक्रयान, शुक्र ग्रह के पास चलेंगे। And after that we will go to study जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या होती है जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्या होती है लैग्रांजियन पॉइंट। एंड इसके बाद हम लोग जब ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर आज हम लोग PT 365 का सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। अभी आपको ये सब डायग्राम देख के लग रहा होगा, अरे सर ये क्या आप रायता फैला दिए हैं, दिमाग घूमने लगा इन सब पिक्चर को देख के। तो वेट, बिलीव मी, दिस लेक्चर विल बी द इजीएस्ट लेक्चर व्हाट एवर आई हैव टाउट टू यू टिल नाउ। बिल्कुल आसान है, बस डायग्राम थोड़ा लग रहा होगा, बट ये भी अभी जब स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करने तो सब कुछ ईजी लगने लगेगा। इवन यदि आप इस वीडियो को नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर अपनी फैमिली मेम्बर, अपने भाई, अपनी माँ को भी दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे, और यदि ना समझे तो गारंटी मैं कहता हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि कोई ना समझे तो। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। बस लोड नहीं लेना है, बस आप क्या कीजिए, स्टोरी की तरह पूरी कहानी को सुनिए, हर कुछ आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए अब समझते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन। देखो बाय डेफिनेशन बहुत आसान है कि ऑल दोज मिशन वेयर अर्थ इज नॉट सेंट्रिक टू इट। मतलब क्या, अब हम अर्थ को स्टडी नहीं करना चाहते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व नहीं करना चाहते हैं, हम अर्थ से बाहर जाके किसी और प्लेनेट, किसी और सैटेलाइट या फिर कोई स्टार हो सकता है, हम उसे स्टडी करना चाहते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अभी तक हम लोग क्या करते थे पहले कि ये अर्थ है, अर्थ से बाहर कुछ ऑर्बिट पे गए, यहाँ पे एक सैटेलाइट प्लेस किया और ये सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन हमें मिलता जिससे हम अर्थ से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हम लोग GPS यूज़ करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिलती है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, अब हम क्या करेंगे, अर्थ से एक क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कोई रॉकेट लॉन्च किया, हम मार्स पर पहुँचे और मार्स के चारों ओर चक्कर लगा के मार्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, हम वीनस को समझना चाहते हैं, हम सन को समझना चाहते हैं। तो इन सभी प्लैनेट और स्टार की जो स्टडी होती है दैट कम्स अंडर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मन में ये बनना चाहिए कि हम लोग ये करें क्यों पढ़े, क्यों हम कोई सैटेलाइट को भेजे। तो देखो इसका पर्पस 3 मेजर पर्पस इस तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक मिशन। साइंटिफिक मिशन का मतलब क्या है, टू जनरेट मोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर इंटायर ह्यूमैनिटी। हम यह समझना चाहते हैं कि इज देयर इज लाइफ ऑन अनदर प्लेनेट, क्या अर्थ के बाहर भी कहीं दुनिया है जहाँ पे इंसान रह रहे हैं, क्या रियलिटी में एलियन एग्जिस्ट करता है। हम लोग यह समझना चाहते हैं कि क्यों आखिर मरकरी पे जो है वहाँ की एटमॉस्फेयर ख़त्म हो चुकी है, मार्स पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं है जैसे अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग बाद में बात करेंगे, बट मार्स पे क्या हुआ है ना, देखो अर्थ के जस्ट बगल में मार्स है, मार्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो चुका है। तो क्या वो पहले तो वो हम समझना चाहते हैं कि वहाँ ख़त्म क्यों हुआ। तो जैसे कि एक थ्योरी बताती है कि मार्स चूँकि सन से थोड़ी दूर है तो धीरे धीरे ये कोल्ड हुआ, कोल्ड होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। तो क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि अर्थ पे भी क्या हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए। तो हमें एक अल्टरनेटिव भी ढूंढनी है कि कल अर्थ की भी एक अपनी लाइफ है, अर्थ जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या कोई एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कि इंसान वहाँ रह सकता है, उसके सर्वाइवल के लिए हम एक नया जगह खोज सकते हैं। इन सब तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन कंडक्ट करते हैं। सेकेंड क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब हाउ मच वी आर कैपेबल इनफ टू गो एंड नो अबाउट अनदर प्लेनेट। हमने मिशन मंगल किया, मार्स मिशन किया, हम यह कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहे थे, क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ यदि पहुँचे हैं तो उसके बाद बियॉन्ड भी हम आगे जाएंगे और स्टडी करेंगे। तो यह टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड मिशन होती है, जैसे मान लो स्पेस टूरिज्म। आप सभी जानते होंगे इलोन भैया को, इलोन मस्क भैया का कहना है कि हम जो है ना जाके मंगल ग्रह पे एक कॉलोनी ही बसाएंगे और सबको वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे।
तो इनका एक अपना है। तो देखिए एक मीम भी बना हुआ है, हेलो माय नेम इज़ इलोन, यहाँ पे जो है मार्स पे एक रोवर से ये घूम रहे हैं। तो इस तरीके से। और सेकेंड एप्लीकेशन ये हो सकता है आउटर स्पेस माइनिंग। आप सभी ने अवतार मूवी देखा होगा। अवतार 1 की क्या कहानी थी कि वहाँ पे अर्थ से क्या करते हैं, कुछ लोग जाते हैं और उस अवतार जिस प्लेनेट पे था उस प्लेनेट पे जाके वहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्स मिल रहा था, तो उस रिसोर्स को वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उसे अर्थ पे लाते हैं और उसे काफ़ी कॉस्टली वो बेचा जाता है। दैट मीन्स ये सभी पॉसिबल आउटकम्स के कारण, बाकी और बियॉन्ड हम सिंपली क्या मतलब है, हम पूरी यूनिवर्स को समझना चाहते हैं। दैट्स वाई वी कंडक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन। अब बात करते हैं, तो हम मान लो अब किसी भी प्लेनेट पे पहली बार हमें जाना है। सपोज दैट एग्जाम्पल आप कोई भी उठा के ले लो, हम लोग मान लो मार्स पे जाना चाहते हैं, विनस कहीं जाना चाहते हैं। तो जब हम सबसे पहली बार जब मिशन कंडक्ट करते हैं ना, तो वो फर्स्ट मिशन हमारा होता है वो ऑर्बिटर मिशन होता है। क्या होता है ऑर्बिटर का? जैसे आपने एग्जाम्पल आप नाम से सुनो, हमने मिशन मंगल कंडक्ट किया, उसका नाम क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। इस मरकरी पे जापान की फर्स्ट मिशन कंडक्ट हुई, तो उसने भी ऑर्बिटर मिशन रखा। ये ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो इसको एक एनालॉजी से हम समझते हैं। 1-2 मिनट की छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। देखो एक बार क्या हुआ, मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, तो एक जगह क्या दिखा, ये सपोज करो मैं हूँ यहाँ पे, और मैंने क्या देखा, बहुत से आदमी जो है ना एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे और बहुत सारे आदमी आ रहे हैं खा रहे हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है ना फ्री का खाना मिल रहा है। तो इधर से खाना खा के एक आदमी निकला, तो मैंने उससे पूछा भैया वहाँ क्या चल रहा है? तो बोला अरे आपको नहीं पता है, वहाँ लंगर चल रहा है। मैंने बोला फ्री है क्या, पैसा भी लग रहा है ना? इसने बोला अरे फ्री है फ्री है। जैसे मुझे पता चला फ्री है, मैं इधर गया और मुझे यहाँ पे देखो ये मस्त वाला खाना मिल गया। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले क्या किया, इस जगह स्टैटिक होके खड़ा होके पहले ऑब्जर्व किया कि वहाँ चल क्या रहा है। जब इन्फॉर्मेशन पता चल गया, करेक्ट सब कुछ था, देन आफ्टर हमने क्या किया, वहाँ पे पहुँचा, लैंड किया। यदि सपोज करो बिना इन्फॉर्मेशन लिए मैं वहाँ पे पहुँच जाता तो क्या होता, कुछ ये वाला हाल होता। 3 इडियट का आपको ये सीन याद होगा, वायरस पकड़ता, फिर उसके बाद जो है अलग अलग कांड होता। दैट मीन्स क्या है कि सेम कहानी कुछ इसी तरीके का एनालिजी हम लोग जब कोई मिशन को कंडक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट मिशन मेजरली 99% केस में क्या होता है, जो भी फर्स्ट मिशन होता है वह एक ऑर्बिटर मिशन होता है। ऑर्बिटर मिशन मतलब क्या, हम किसी प्लेनेट के पास डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, मान लो ये मंगल है, हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ से मिशन भेजा, सैटेलाइट को उसके सरफेस पे उतार दिया, नहीं। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ी दूर ऊपर से जाके, थोड़ी ऊपर ही हम लोग रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सरफेस कैसा है, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्या वहाँ उतरा जा सकता है, या फिर पहले तो हम लोग फर्स्ट मिशन में हम लोग सब कुछ ऊपर से ही हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे। इसीलिए फर्स्ट मिशन मेजरली क्या होता है, ऑर्बिटर मिशन होता है। बात समझ में आई होगी। देखते हैं क्या इसमें डेफिनेशन है। देखो कहता क्या है, When we go first time to a new place, जब हम पहली बार किसी नए जगह पे जाते हैं, तो we revolve around it and try to observe it, और उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जब हम लोग अपने चंदा मामा के पास पहला मिशन भेजा, तो वो हमारा था चंद्रयान 1 मिशन था, और चंद्रयान 1 मिशन हमारा जो था वो कंप्लीट ऑर्बिटर मिशन था। और जब हमने चंद्रयान को अच्छे से समझ लिया, चंद्रमा को समझ लिया, उसके सरफेस को समझ लिया, तब इंडिया ने जब अपना रिसेंटली चंद्रयान 2 मिशन कंडक्ट किया, तो जो हमारा मिशन 2 था वह ऑर्बिटर मिशन था। तो मतलब हमने ऑर्बिट किया, उसके बाद एक कंपोनेंट को हमने लैंड करवा दिया। लैंडर मतलब ज़मीन पे लैंड कर गया वो, जैसे आप फ्लाइट से जाते हो बोलते हो ना, हेलो हाँ दोस्त मैं लैंड कर रहा हूँ, इतने बजे तुम आ जाना, तो उसी तरह से लैंडर इसको लैंड करवा दिया, जिसका नाम विक्रम था। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रो दे रहा हूँ मैं आपको। फिर जब अब वहाँ पे सिर्फ लैंड करके तो खड़ा नहीं रहना है, उसको स्टडी करना है, तो वॉक करेगा, और साइंटिफिक भाषा में वॉक करने का मतलब होता है रोवर करना। अब वहाँ से वो चलेगा। देखो ये रोवर वाली गाड़ी है, 6 इसमें व्हील लगी हुई है। लैंडर यहाँ से लैंड कर गया,
एक जो है कि बाहर से ही रखे, वो इसका सिक्योरिटी गार्ड करके उसको चेकअप करते रहेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अर्थ पे भेजते रहेगा। तो यह 3 पार्ट हमने चंद्रयान 2 में भेजा, लेकिन जो हमारा फर्स्ट मिशन था चंद्रयान 1 वह सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। एक बार अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें कुछ उतनी डिटेल नहीं है, पुरानी मिशन है, बट चंद्रयान 2 को समझने के लिए चंद्रयान 1 देखना होगा। तो इसे हमने लॉन्च कब किया था? 22 अक्टूबर 2008 में इसे हमने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आपको मैप में मैंने पिछले दिनों हमने ये भी बता दिया था कि हमारा लॉन्चिंग साइट कहाँ होनी चाहिए, उसकी क्या कंडीशंस है। आई होप सो आपने लेक्चर 3 में इसे देखा होगा। ये मान लो इंडिया का मैप है, तो सतीश धवन यहाँ पे ये, ठीक है। 2 कंडीशन था, इक्वेटर के करीब होनी चाहिए और ईस्टर्न साइड पे होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको लॉन्च किए सतीश धवन स्पेस सेंटर से। यह एक क्या था, बहुत ध्यान से समझनी है, दिस इज अ ऑर्बिटर मिशन था। समझ में आ रहा है? मिशन की लाइफ कितने दिनों की थी? हमने सोचा था यह 2 साल तक हमें डाटा जनरेट करके इंफॉर्मेशन देगा, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोलर विंड कम्युनिकेशन सिस्टम फेल्ड हो गया हमारा 1 साल में ही। मतलब 1 साल तक हम लोग का ये मिशन काम किया, उसके बाद फंक्शनली ये डेड हो गया। India's first ever mission to the moon with the launch of spacecraft Chandrayaan 1 on October 2008। जब 2008 में हमने यह मिशन कंडक्ट किया, यह इंडिया की पहली मिशन थी, फर्स्ट मिशन थी। कहाँ? टू द मून के लिए, चंद्र, इसलिए हमने नाम भी दिया चंद्रयान 1। हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ऑब्जेक्टिव्स मतलब हम किस लिए मिशन को भेजे थे? तो पहला तो एक्सपेंडिंग साइंटिफिक नॉलेज अबाउट मून। मून के बारे में हमें जो भी जानकारी थी उस नॉलेज को हम लोग एक्सपेंड करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे। अपग्रेडिंग इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इन स्पेस, हम दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया वही इंडिया नहीं है, हमारे पास इतनी पावर है, कैपेबिलिटीज़ है, हम चांद तक जा सकते हैं। प्रिपेयरिंग अ 3D एटलस ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ मून, हमने क्या किया? एक 3D मैप भी प्रिपेयर किया, किसके बारे में? मून के बारे में। एंड कंडक्टिंग केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल मैपिंग ऑफ इंटायर लूनार सरफेसेस, मून के सरफेसेस में कौन सी मिनरल, मान लो कौन सी एलिमेंट्स हैं, ये सभी कंपोजिशन को भी हमने फाइंड करने का हमारा यह ऑब्जेक्टिव्स था। यह चंद्रयान 1 हम लोगों ने इंडिया के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। ये सपोज कर लो, यहाँ पे इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा है। यहाँ से बाय PSLV से हम लोगों ने इसे लॉन्च किया था, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। तो जब भी हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और हमें अर्थ से काफ़ी दूर भेजना होता है, तो पहले क्या करता है ना कि ये जो हमारा रॉकेट है वो पहले अर्थ के चारों ओर कई बार चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को बढ़ाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट में पहले यहाँ मूव किया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा ऑर्बिट को बढ़ाया। इस तरीके से जब वो एस्केप वेलोसिटी गेन कर लेता है, वो ध्यान से समझना है, आराम से देखो क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो यहाँ से हमने मान लो पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया, यहाँ से ऊपर गया, तो एक बार मान लो पहले ये चक्कर लगाएगा। तो पहला काम तो हमें ये क्या करना होता है, जब भी मान लो फर्स्ट चक्कर लगाया, ऐसे घुमा, तो जब भी या फिर अर्थ के बिल्कुल करीब आएगा, अभी चूंकि ऑर्बिट बढ़ा नहीं, अर्थ के फिर करीब आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंजन में एक बार फिर से फायर करते हैं। उससे फायर करने से क्या होता है, इसकी एनर्जी बूस्ट होती है और इसकी ऑर्बिट थोड़ी सी रेज होती है। अब पहले से वो बिगर सर्कल में मूव करेगा। फिर तीसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ से फायर शॉट करेंगे। टोटल इस तरीके का चंद्रयान 1 लॉन्च करते समय हम लोगों ने 6 फायर किया था। कितना? टोटल 6 फायर किया। तब हमें एक ऐसी वेलोसिटी मिल गई, वो वेलोसिटी मतलब होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक ऐसी, ये इसी वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मान लो इस वेलोसिटी से आप किसी चीज़ को फेंक दो, अपने मोबाइल को भी आप मान लो इस वेलोसिटी से फेंकोगे, तो फिर वो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, ये अर्थ को छोड़ देगा। दैट इज़ नोन एज एस्केप वेलोसिटी। मतलब अर्थ की ग्रेविटी फिर इसे वापस अर्थ पे खींच नहीं पाएगी। अभी कोई चीज़ हम मान लो ऊपर फेंके, फिर वो नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी इसे खींचती है। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी साइंस ने दिया है, दैट इज़ 11.2 किलोमीटर। मतलब 1 सेकेंड में आप इतना दूर फेंक दीजिएगा ना, फिर अर्थ इसे खींच नहीं पाएगा, ये अर्थ को छोड़ देगा।
तो हम लोग टोटल 6 स्लिंग शॉट किए, मतलब ये जो फायरिंग करते हैं ना, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्लिंग शॉट टेक्निक बोलते हैं। टोटल 6 बार हमने इसे घुमाया, देन आफ्टर वो अचीव कर लिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देन आफ्टर ये ट्रेजेक्ट्री अर्थ की छोड़ देती है और ये पहुंच जाता है लूनार ऑर्बिट में। लूनार मतलब मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ये जब पहली बार पहुंचा तो वो मून से करीब 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें कितनी दूर पे रखनी थी, मून के बिल्कुल मून से 100 किलोमीटर ऊपर पे हमें अपने चंद्रयान 1 को रखना था और यहीं से चंद्रयान 1 को मतलब चांद को स्टडी करता, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भेजता। तो थोड़ा नज़दीक रहेगा तब तो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, मान लो काफ़ी दूर से क्या उसको कुछ पता चल पाएगा। तो इसलिए तो यहाँ से ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और यहाँ पे हमने चंद्रयान 1 को पहुँचा दिया। 2 साल की हमारी मिशन थी, लेकिन 1 साल तक यह काम कर पाया। चांद पे सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ चांद हमारा इंडिया का ही है, पूरी जितनी भी अर्थ पे हैं सभी के लिए वो उसका चांद है। तो बहुत सारी कंट्री ने भी अपना मिशन कंडक्ट किया, जैसे चाइना हमारा पड़ोसी देश, तो उसने भी कई सारे मिशन कंडक्ट किया। उनके मिशन का सीरीज का नाम है चांग सीरीज। हमारा जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, फिर 3 अभी लॉन्च होने वाला है, तो उसका नाम है चांग सीरीज। तो उसने अभी तक मिशन कंडक्ट किया है 1, 2, 3, 4, 5। चांग सीरीज में ये इसका तीनों अभी तक है, ऑर्बिटर, लैंडर प्लस रोवर, मतलब चारों बगल मूव किया, लैंड किया और इसके बाद जो है वहाँ पे वॉक भी कर रहा है, प्लस और सैंपल रिटर्न मिशन भी उसने कंडक्ट किया है। मतलब वहाँ गया, वहाँ से कुछ एलिमेंट्स कुछ जैसे मिट्टी वगैरह जो था वहाँ से उठा के लाया और यहाँ पे अर्थ पे स्टडी करेगा। तो सैंपल रिटर्न मिशन भी उसने कंडक्ट किया। 6, 7, 8 ऑलरेडी इन लाइन है और वो मिशन आगे कंडक्ट होगा। दैट इज़ द चाइनाज मून मिशन। यूएस की भी मिशन है, यूएस का मिशन का नाम है एस्ट्रमिस मिशन और बाय 2024 पहली वुमेन वुड बी लैंडिंग ऑन मून सरफेस। हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर में जब हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जब यूएसएसआर और यूएसए में जब कंपटीशन चल रहा था तो कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है क्या करता है वो चांद की सतह पे भेज देता है। तो वो 1960s में ही ये यूएस कर चुका है। यूएस डेवलप था काफ़ी इन सब चीज़ों में, तो लेकिन अभी जो है वो ये क्या कर रहा है, अब वुमेन को भेजना चाहता है चांद की सरफेस पे। एक एकॉर्ड साइन हुआ है, यह एकॉर्ड है आर्टेमिस एकॉर्ड। इस आर्टेमिस एकॉर्ड जो कि मून को ही स्टडी करेगा, इसके मेंबर हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग, इटली। नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो द मेंबर, बट ये ध्यान में रखना है इंडिया इसका मेंबर नहीं है और चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, किसका, आर्टेमिस रिकॉर्ड का। ये बात थी किसके बारे में, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी चंद्रयान 1 के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में समझते हैं। तो हमने अभी बात किया जब पहली बार हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसी न्यू प्लेस पे तो उसके अराउंड हम लोग रिवॉल्व करते हैं। फिर जब देख लेते हैं सब कुछ समझ में आ गया है तो अगला मिशन हम लोग तैयारी करते हैं किसके लिए, वहाँ पे लैंडिंग के लिए। तो हमने जो कंडक्ट किया, जो सेकेंड मिशन हमारा था, दैट इज़ नोन एज चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 का कंपोनेंट था ऑर्बिटर, लैंड भी करनी थी तो लैंडर और वॉक करनी थी रोवर। हमने लैंडर का नाम रखा था विक्रम लैंडर रखा था। विक्रम क्यों, कि विक्रम साराभाई सर के नाम पे विक्रम, लैंडर का नाम हमने विक्रम रखा और जो रोवर का नाम हमने प्रज्ञान रखा था। प्रज्ञान इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है विजडम, नॉलेज। तो ये नॉलेज गेन करना होता, हम ये चाहता वहाँ से, तो ये प्रज्ञान नाम था जो रोवर का। ये 3 कंपोनेंट, ऑर्बिटर तो 100 किलोमीटर के ऊपर से ही रह के मून को स्टडी करता। ये 3 हमारा हिस्सा था। लॉन्च डेट होती है 22 जुलाई 2019। इसे भी हमने सेम प्लेस से लॉन्च किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसे हमने लॉन्च किया GSLV Mark 3 से। सपोज कर सकते हैं, आप खुद सोचिए GSLV Mark 3 हमने क्यों यूज किया होगा। थोड़ा यहाँ पे वो बार बार माइंड में रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ आपको इंटरनलाइज हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा जब हम लोग अपना लॉन्च व्हीकल्स पढ़ रहे थे तो लॉन्च व्हीकल्स में आपको तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, PSLV, GSLV पढ़ा दिया। PSLV ये सेटेलाइट थी, PSLV का टोटल मेरे पास ये सीरीज़ था,
CADL, मतलब कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। और इससे मोर पावरफुल यदि मान लो अधिक वजन को उठानी थी तो आप GSLV Mark 1 यूज कीजिए, 2 यूज कीजिए, 3 यूज कीजिए। तो जितना, अब देखो GSLV Mark 3 का वजन कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कितना उठा सकता है ये, 4000 kg तक ये उठा सकता है। और जब आप खुद सोचिए हमें एक ऐसा मिशन कंडक्ट करना है जिसमें कि हमारे पास लैंडर होगा, रोवर होगा, प्लस ऑर्बिटर भी होगा, तो उसकी वजन कितनी बढ़ जाएगी। तो क्या हल्का फल्का उठाने वाले गाड़ी से काम चलेगा। अब मान लो हाथी को ले जाना है, आप उसको रिक्शा पे बैठा दोगे, ठेला पे बैठा दोगे, क्या होगा। हाथी को बैठाने के लिए ट्रक चाहिए ना, तो इसलिए हाथी को बैठाने के लिए हमें यहाँ पे GSLV Mark 3 हमने यूज किया। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। तो हमने जो इसे लॉन्च किया GSLV Mark 3 से। अब एक एक करके कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। ये है ऑर्बिटर क्राफ्ट जो ऊपर से रह के ऑर्बिट करके। तो मेजर साइंटिफिक पोटेंशियल ऑफ चंद्रयान 2 वाज द ऑर्बिटर इटसेल्फ। हमारा 90% जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था यह ऑर्बिटर ही इटसेल्फ था, बिकॉज अभी भी हम लोग ऑर्बिट करके ही उसे समझना चाह रहे थे। तो ये मेजर कंपोनेंट मेरा इससे जुड़ा हुआ था। सेकेंड जो लैंड करता और इसी लैंडर के अंदर में रोवर रखा हुआ था। ये आप देखो थोड़ा ध्यान से इस पिक्चर को, तो ये जो गाड़ी देख रहे हो यहाँ से निकल रही है, ये इसी जो है मेरे पास लैंडर के अंदर में हमने सोचा था क्या, ये चांद के सरफेस पे उतरेगा, उतरने के बाद इसको गाड़ी से निकालेंगे और फिर ये चांद के सरफेस पे चलेगा। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, आप सभी ने यह दृश्य आपको न्यूज़ में पता होगा। जिस समय हमारे इसरो के चीफ के सिवन साहब काफ़ी रोए थे, वो काफ़ी भावुक हो चुके थे। और यह दृश्य था क्या, हमारा जो है ना, हमें इस विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। मतलब यहाँ ऑर्बिटर से ऐसे धीरे 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 चांद की सरफेस पे उतारनी थी। लेकिन क्या हुआ, वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। और बहुत लास्ट स्टेज पे, जैसे मान लो ये ग्राफ से आप समझो, बिल्कुल ये चांद का सरफेस है, यहाँ पे बस पहुँचने वाला था, इससे बस 2 किलोमीटर ऊपर था। और इसी समय क्या होता है, हमारा कनेक्शन जो है विक्रम लैंडर से टूट जाता है। और एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, बहुत मतलब पूरी कंट्री उस दिन रोई थी, निराश हुई थी कि हमारा यहाँ से कनेक्शन ही टूट गया। और जब ये लैंडर ही ख़त्म हो गया तो फिर रोवर की तो बात ही नहीं। तो ये 2 कंपोनेंट तो हमारा ख़त्म ही हो गया। ऑर्बिटर स्टिल वर्क करता रहा और ऑर्बिटर ने हमें जो इसकी सेटबैक थी ना, वो ऑर्बिटर ने पूरा कर दिया। कैसे पूरा किया उसे समझते हैं। इसमें भी वही बात है जो अभी हमने बात किया कि हमें मान लो मून के सरफेस पे जाना था, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पहले क्या करेंगे, धीरे 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 ऑर्बिट बढ़ाएगा अपना स्लिंग शॉट टेक्निक से। पहला चक्कर, फिर यहाँ से फायर, दूसरा चक्कर, फिर यहाँ से फायर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और इस तरीके से एक फाइनल जब इसके वेलोसिटी से मिल गया तो फाइनली अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के मून पे पहुँचा। फिर मून के पास इस पे जा रहा, फिर थोड़ा इसके नज़दीक, थोड़ा नज़दीक, थोड़ा नज़दीक, थोड़ा नज़दीक, थोड़ा नज़दीक जाते जाते फाइनली ये ऑर्बिट था जो 8 नंबर का येलो कलर्स में दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो पहुँच गया। और 9 नंबर पे ले जाके यहीं से लैंडर को, यहाँ से जो विक्रम लैंडर को गिराना था, तो यहाँ से लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। वेट अ सेकेंड, कहीं पे है यदि लिखा हुआ, यहाँ पे देखो, आप यदि देख पा रहे हो 9 वाला पे, तो ये ऑर्बिटर यहाँ पे घूमते रहेगा, लेकिन हमें क्या करना था ना, ऑर्बिटर जब मान लो इस पोजीशन पे पहुंचा, बिकॉज इसमें है ना हमें काफ़ी ये भी देखना होता है किस जगह से हमें लैंडर को गिरानी है, बिकॉज लोकेशन किस जगह हमें मून के सरफेस पे उतारनी है, वो सब देखा जाता है। तो जब ये 9th पोजीशन पे यहाँ पे पहुँच गया हमारा ऑर्बिटर, तो यहाँ से हमने अपने विक्रम लैंडर को रिलीज किया। तो लैंडर ऑर्बिटर सेपरेशन यहाँ से होता है। और यह था कि जैसे जैसे इसका स्पीड मान लो डाउन होगा, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, 10th पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो क्रैश हो गया हमारा। तो क्या फाइंडिंग्स क्या रहा चंद्रयान 2 का, फाइंडिंग्स देखते हैं। तो हमारा चंद्रयान 2 ने कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ वाटर नॉट ओनली पोलर रीजन। पहले के एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि चंद्रमा पे जो वाटर की प्रेजेंस सिर्फ पोलर रीजन पे है, बट हमारा मिशन ने कहा यह अक्रॉस दी लैटिट्यूड, मतलब ओवरऑल इंटायर सरफेस पे प्रेजेंस ऑफ वाटर दिखता है चंद्रमा पे। सेकंड मेरा हम लोगों का फाइंडिंग था प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम डिटेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम थ्रू रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब आपको पता है हमको सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, ऑर्बिटर से मिल रहा है।
तो ऑर्बिटर ऊपर रह के स्टडी कर रहा है, ऊपर ही रह के स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। रिमोट मतलब दूर रह के, और सेंसिंग मतलब सेंस करना। आप जब कहीं खड़े होके बहुत दूर से देखते हो, देख के ही ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ जाके नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रिमोट सेंसिंग मतलब फोटो वोटो खींच के, या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंसी भेजा होगा। हम लोग मेजरली सैटेलाइट में हमारा मैक्सिमम काम आता है क्या चीज़, हमारा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। अब मान लो फ्रीक्वेंसी पानी से टकराएगा तो अलग तरीके का पैटर्न बनेगा, वो किसी एलिमेंट से, सारा टेक्निक फिट रहता है फ्रीक्वेंसी वाले में। मतलब इसको ऐसे समझो, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसमें। जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पे कोई चीज़ कंपोनेंट ऊपर से रह के इसको स्टडी कर रहा है, ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे हमने एक फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे डिवाइस लगा दिया है यहाँ से। लेकिन इस डिवाइस को वो बिल्कुल पता है, इसको हमने इस तरीके से डेवलप किया है इस डिवाइस को, कि यह दुनिया में जितनी नोन एलिमेंट्स मान लो है, जो भी कुछ है, उससे यदि वो टकराएगा तो उससे जो रिटर्न जो वेव बनेगा वो वेव डिफरेंट होगा। मतलब मान लो ये फ्रीक्वेंसी जाके किसी पानी से टकराएगा तो यहाँ पे हो सकता है इस तरीके का फ्रीक्वेंसी रिटर्न हो जाए। मान लो यहाँ पे आयरन से टकराएगा तो कुछ इस तरीके का फ्रीक्वेंसी जाए, हो सकता है यहाँ पे स्टील से टकराएगा तो ऐसे जाए, मतलब सब का डिफरेंट होगा। इसी से हम लोग कैसे कह देते हैं ना, सैटेलाइट बता देता है कि अच्छा चलो वहाँ पे ये चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ लिथियम देखने को मिला। क्या मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा आँख भगवान ने दिया है जो हमारा आँख नहीं देख पाता है। आँख वगैरह कुछ नहीं है, मेजर काम हम लोग फ्रीक्वेंसी के हेल्प से करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिटेक्ट करता है और हमें नॉलेज मिलता है। ये चीज़ था। थर्ड हमारा फाइंडिंग्स रहा, हमने इंफॉर्मेशन अबाउट सोलार फ्लेयर के बारे में जाना। देखो यह सोलार फ्लेयर मतलब क्या है कि सूर्य से जो है ना, बिल्कुल किधर गया एक डायग्राम, ये सूर्य से बिल्कुल आग जैसा उबलता हुआ हवा की तरह का चलता है। यहाँ से आग का गोला, यहाँ से जो है ना बिल्कुल गर्म हवा निकलती है, दैट इज़ नोन एज सोलार फ्लेयर। आपके मन में होता होगा कि अच्छा सर, जब मून पे सोलार फ्लेयर पहुँचता होगा तो अर्थ में क्या कुछ खासियत है जो अर्थ पे नहीं आता है? देखिए अर्थ के पास यही तो खासियत है, क्या अर्थ के पास हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सोलार फ्लेयर को आने ही नहीं देता है, इधर ही रोक लेता है। इसीलिए हम लोग अभी भी जिंदा हैं। जिस दिन यह मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा हमारा भी कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो यही कहानी मार्स के पास, मार्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोलार फ्लेयर आता है, इसकी सरफेस को पूरा ख़त्म कर दिया है। तो ये सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी थी। तो यह हमारा थर्ड फाइंडिंग्स, इंफॉर्मेशन अबाउट सोलार फ्लेयर के बारे में हमें मिला। अब यदि हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करें, मान लो मेंस में आपको इसमें आंसर लिखना रहता कि जैसे चंद्रयान 2 के बारे में क्या आपका कहना है, आपको लग रहा होगा कि हमारा तो लैंडर फेल कर गया। तो हम लोग इसका देखते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशंस क्या है। चंद्रयान 2 इज ऑलरेडी अ साइंटिफिक सक्सेस थ्रू इट्स ऑर्बिटर। अपने ऑर्बिटर से ही जो है हमें मतलब मेजर आउटकम्स मिल गया और हमारा मकसद भी था। तो इसलिए कहते हैं चंद्रयान 2 इज ऑलरेडी अ साइंटिफिक सक्सेस थ्रू इट्स ऑर्बिटर। हाउएवर, हालांकि इट वाज अ टेक्निकल सेटबैक as well as the attempt of lander and rover could not perform as expectation। सेम चीज़, हमें ऑर्बिटर से जितना मिलना चाहिए था उतना मिला, बट लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाया। जो हमारा लैंडर और रोवर था वो परफॉर्म वेल नहीं कर पाया। होता ही है, साइंस यही साइंस है, साइंस की खूबसूरती है, या फिर जो भी कहिए, हमारे लिए जो मिस्टेक्स भी होती हैं ना वो बहुत बड़ी लर्निंग्स होती है। इसलिए आज भी आप जब क्लास 9-10 पढ़ते होंगे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं सब कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में गलत है, बट स्टिल पढ़ते हैं, बिकॉज साइंस में जब आप गलत भी होते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। और अब हम लोगों का चंद्रयान 3 मिशन रेडी है, हम लोग इसे लॉन्च करेंगे वेरी सुन। जुलाई 2023 का प्रपोज्ड डेट है, अब देखते हैं इसमें होता है। और बिल्कुल सब कुछ रेडी है हमारा चंद्रयान 3। और ये मिशन तो बता दिया, कुछ ग्लोबल मिशन जो चल रहा है, चाइना का मोशन चाइनाज का मिशन है चांग मिशन, और इसका यूएस का आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस अकॉर्ड में ये सब कंट्री शामिल है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, हम लोग अकेले ही काफ़ी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट था चांद के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, अब हम अपनी मौसी जी के पास
दैट मीन्स हमारी पृथ्वी की बहन, पृथ्वी हमारी माँ है। हम लोग के ट्रेडिशन कल्चर में इसी तरह से हम लोग देखते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी की माँ हम लोग कहते हैं मार्स को। हालांकि हमारी 2 ट्विंस हैं हमारी अर्थ की, एक तो मार्स भी एक तो वीनस भी, दोनों को अलग अलग समय में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म समझते हैं कि हमारा पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन इसरो ने, जैसे कि मान लो सबसे पहले चांद पे गए हम लोग, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में चांद क्या है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है। नॉट मून प्लेनेट तो नहीं है, तो वो हमारा एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब क्या, जो किसी प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। नेचुरल सैटेलाइट, हम लोग जो अपना बना के भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जो भगवान जी ने बना के दिया। हम लोग अभी जो फर्स्ट प्लेनेट पे अब अर्थ से बाहर जाना चाहे, मून को हमने स्टडी कर लिया, ये देखो मून है यहाँ पे। अब हम मार्स पे जाना चाह रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यही है कि मार्स पे ही क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए बिकॉज मार्स प्लेनेट कम्स अंडर गोल्डीलॉक जोन। ये क्या होता है गोल्डीलॉक जोन? देखो ये सन है, तो सन से हम लोग यदि वीनस तक रहे तो ये वाला एरिया जो है ना काफ़ी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के बिल्कुल नज़दीक है। हीट सोर्स के जब आप बिल्कुल नज़दीक रहेंगे तो अधिक गर्मी लगेगी। और जब आप मार्स के बियॉन्ड जाते हो तो ये टू कोल्ड होता है। अच्छा, ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि एक सीरियली वाइज में सन के बाद जो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून कैसे याद रखते हैं। क्लास 6 के ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी सी एक टेक्निक दी हुई है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस टेक्निक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो हम लोग ये जो वीनस, अर्थ और मार्स जो प्लेनेट है ये आता है गोल्डी लॉक जोन में। मतलब क्या, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ऑप्टिमम होता है, ना अधिक ठंडा होता है और ना ही अधिक गर्मी होता है। मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। तो ये इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। और ये वाला जो है इसके बियॉन्ड, मार्स के बियॉन्ड जो होता है, चूँकि सन से हीट सोर्स से काफ़ी दूर है तो काफ़ी ठंडा, टू कोल्ड है। ऐसा इतना कोल्ड है कि 24 आवर वहाँ पे मान लो बर्फ़ ही जमी रहती है, तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद वीनस और मार्स प्लेनेट को, इस दोनों को अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं, मतलब अर्थ की बहन भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चरल और बहुत कुछ में सिमिलैरिटीज़ होती है। लाइक मान लो यदि हम अर्थ और मार्स को कंपेयर करें, किसको, अर्थ और मार्स, चूँकि हम लोग अभी पढ़ेंगे मार्स मिशन के बारे में, बाद में हम लोग वीनस से कंपेयर करेंगे। तो अर्थ और मार्स के बारे में यदि आप सिमिलैरिटी देखो तो ड्यूरेशन ऑफ डे अर्थ पे जो होता है वो 24 आवर का होता है और मार्स पे भी ऑलमोस्ट 24 आवर 39 मिनट का होता है। ड्यूरेशन ऑफ डे का कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डे होता है, आप फिर बाद में कमेंट करके बोलिएगा सर इसमें नाइट भी होता है। मतलब 1 डे की हम जब बात करें ना, जैसे 24 आवर में डे एंड नाइट होता है, तो वहाँ पे जो है यह इस चीज़ में पूरा होने में, मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे जो है यहाँ से जो रोटेट करती है वो 24 आवर में, मून अपने एक्सिस पे 24 आवर 39 में रोटेट करती है। इतना ही कहानी। एक्सियल टिल्ट भी देखो कि अर्थ जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री क्या है, एक्सियल टिल्ट है, लाइक दिस वन। ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ का जो पोल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मतलब नॉर्मल यदि आप इससे मानो तो ये क्या है, हमारा 23.5 डिग्री जो है ना वो टिल्टेड है अपने एक्सिस से, जिसकी वजह से, इस टिल्ट की होने की वजह से क्या होता है, हम इस पे जब सन की रे पड़ती है अर्थ पे, तो क्या होता है, किसी समय जब ये इस पे इस जोन में अधिक रे पड़ता है, फिर ये रोटेट कर रहा है, कभी नीचे अधिक रे पड़ता है, फिर जो है इस, तो इसमें इस एक्सियल टिल्ट होने के कारण क्या होता है, अर्थ पे सीज़न होता है। आप जो डिफरेंट सीज़न देखते हो, विंटर, समर, मानसून, ये सभी चीज़ जो है बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट के कारण होता है। और जब सीज़न होगी तो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी होगी, और जब इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी होगा कई तरह के जीव पाए जाते हैं इसलिए अर्थ पे, तो दैट्स वाई इट माइट बी पॉसिबल। सेम एक्सियल टिल्ट हमारे पास 23.5 डिग्री है, मार्स पे एक्सियल टिल्ट 25 डिग्री है। मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट भी के नाम से भी जानते हैं, मंगल ग्रह जिसे बोलते हैं आप, रेड प्लेनेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है फेरिक अधिक अमाउंट में पाया जाता है, मतलब आयरन अधिक अमाउंट में पाया जाता है, लोहा। इसे गॉड ऑफ वार भी बोलते हैं, गॉड ऑफ फायर भी बोलते हैं।
मार्स डजेंट हैव लिक्विड वाटर ऑन सरफेस। मार्स के सरफेस पे अभी तक के नोन नॉलेज के अनुसार वहाँ पे लिक्विड वाटर नहीं है। बट बिगेस्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसमें यह समझना चाहते हैं क्या वहाँ पे आइस है, क्या वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है। हो सकता है सोलार फ्लेयर के कारण जो सरफेस वाटर ख़त्म हो गया होगा, ये माइट पॉसिबल हो सकता है क्या अंडरग्राउंड वाटर हो। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग मार्स पे मिशन कंडक्ट कर रहे हैं। हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया? 5 नवंबर 2023। अरे ये डेट कैसे हो सकता है? 23 थोड़ी होगा, 2013 होगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा, 1 की जगह 2 लिखा गया था। तो 5 नवंबर 2013 में हमने इसे लॉन्च किया। और किससे लॉन्च किया? PSLV C25। देखो ये जो C11, C12, C13, 15 ये जो आती है ना, ये याद नहीं रखनी है। C जस्ट लाइक वो सीरियल नंबर होता है। जितने भी हम लोग सेटेलाइट लॉन्च करते हैं, अभी C सीरीज का चल रहा है, तो C सीरीज का 25 नंबर से हम लोग PSLV, और ये भी गलत है, PSLC लिखा हुआ है, वेट अ सेकेंड, PSLV से हम लोगों ने इन्हें लॉन्च किया था। देख लेंगे, ये मेजर कंसेप्ट समझना है। ये डाटा तो अभी PT365 में हम इसे कवर करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। 5 नवंबर 2013 PSLV से हमने लॉन्च किया। वो PSLV में हम लोगों ने एक्सेल यूज किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे MOM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मॉम कहना भी सही रहेगा बिकॉज जिस तरह से इस मिशन में फीमेल की भूमिका रही थी वो सराहनीय कदम थी। आप लोगों ने देखा भी होगा मिशन मंगल मूवी, अक्षय कुमार वाली, काफ़ी शानदार मूवी। नहीं देखे होंगे तो आफ्टर प्रीलिम्स मस्ट देखिएगा इस मूवी को। तो हमारा इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव था कि टेक्नोलॉजिकल, सबसे पहले तो डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन हम लोग दिखाना चाह रहे थे। अब हम लोग इंडिया चांद तक ही नहीं, मंगल भी जा सकता है, और मंगल पे भी गए और ऐसा कयामात ढाए कि मतलब पहली बार में फर्स्ट गो में सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट कर दिया। तो ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस, ग्रेट मतलब 700 मिलियन किलोमीटर से अधिक की जर्नी हमने तय किया इसमें। और जनरेटिंग स्केप वेलोसिटी, ये तो करना ही है, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलना है, तो स्केप वेलोसिटी को हमने जनरेट किया इतनी बड़ी मिशन में। और इंटरिंग, हमने मार्सियन ऑर्बिट में भी हम लोग इंटर कर गए, और दैट वाज ऑटोमेटेड कंट्रोल, और वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हमने वहाँ पे सेटअप भी कर दिया अपने ऑर्बिट को। ध्यान में रखना है ये भी, क्या है, ये हमारा ऑर्बिटर मिशन है। पहला मिशन मार्स पे था, हम लोग अभी ऊपर से ही जाके उसे स्टडी करेंगे, फिर कभी जाएंगे दूसरी बार तो वहाँ पे। अभी हाँ, हमारा और मिशन सेकेंड जब होगा हम लोग तो वहाँ पे लैंडिंग ही करेंगे। तो इसलिए अभी मेरा ये है। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हमने वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट हम लोग उस पर लेके गए, हम वहाँ पे जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो MCC मार्स कलर कैमरा ले गए फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद MSM कंपोनेंट हम लोग ले गए, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मीथेन की स्टडी करने के लिए कि मीथेन गैस की क्या कंपोजिशंस है उसे जानने के लिए। और उसके बाद मेनका, ये वो मेनका नहीं है, दूसरा वाला मेनका है। मेनका का मतलब वहाँ की एक्सोस्फीयर को समझने के लिए मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोनेंट एनालिसिस, ये कंपोनेंट लेके ये क्या करेगा, जनरेट डाटा ऑफ मार्सियन एक्सोस्फीयर, मार्स की इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा। उसके बाद ये मार्स पे आपको पता है बहुत भयानक डस्ट स्टॉर्म चलती है, तो वो डस्ट स्टॉर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बाय दिस कंपोनेंट। ये हमारा साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव था। और उसके बाद हमने जो ये मिशन कंडक्ट किया, यहाँ से ये आप देख लो, यहाँ से ये इंडिया का श्रीहरिकोटा मैप है, यहाँ से हम लोग PSLV एक्सेल हमने यूज़ किया था, पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक्सेल मतलब सबसे पावरफुल जो होता है, जिसमें कि कई सारे स्ट्रैपॉन जोड़े होते हैं। स्ट्रैपॉन मतलब स्टेपनी, साइड से भी हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा रॉकेट लगा देते हैं, ये ज़बरदस्त पावर जनरेट करेगा और यहाँ से हुम से जो है कि उड़ के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर ये सेम एज जैसे चंद्रयान में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट टाइम ये ऑर्बिट पहला दूसरा तीसरा अपनी ऑर्बिट को रेज करते गया, और जब इसके वेलोसिटी इसने गेन किया और यहाँ से डायरेक्ट लगाया छलांग, और हम लोग मार्स की ऑर्बिट पे कब पहुँचे। देखो कितना समय लगा हम लोगों को, कि ये डिस्टेंस आप इससे एनालिसिस करो कि कितनी इसकी डिस्टेंस हो सकती है। मतलब 5 नवंबर 2020, अरे देखो यहाँ पे भी 23 लिखा हुआ है,
बस एक जगह ये डाटा आई थिंक गड़बड़ हो गया होगा, यहाँ पे 2013 में हमने क्या किया ना, यहाँ से लॉन्च किया था, 2013 में लॉन्च किया 5 नवंबर को, और 2014 सितंबर के 2014 में मार्स की ऑर्बिट पे पहुंचा। मोटा मोटी कहे तो एक साल का पीरियड सिर्फ हमें लगा जाने में। वो भी सोचो जब इतनी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मार्स की ऑर्बिट में पहुंचे, इंटर मार्सियन ऑर्बिट हम लोग पहुंच गए। ये कुछ इसके बाद ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था, ले मेन अल्फा फोटोमीटर, मार्स कलर कैमरा, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, उसके बाद मेन का ये सभी चीज़ हम लोग ले गए, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब कंपोनेंट इसके साथ हम लोग ले गए। मंगलयान हमने डिज़ाइन किया था कि हमें लगा था कि वो ओनली 6 मंथ तक ही ऑर्बिट करेगा, घूमेगा और हमें जानकारी मिलेगा। बट आप सोच के आश्चर्य में रह जाएंगे कि इसने जो है ना 6 मंथ के लिए हमने डिज़ाइन किया था और हमें 8 साल तक जो है 8 ईयर्स तक हमें इससे जानकारी मिलते रहा। और रिसेंट में अभी जो है ना हमने उससे अपना कम्युनिकेशन लॉस्ट किया है। ये टुकड़ा है न्यूज का, कहाँ से, PT365 से, दिस वन। और उसमें पहली यही न्यूज़ था कि मार्स फर्स्ट इस साइंस एंड टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी का आर्टिकल है मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। वो क्या बताता है, इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट हैज़ लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड स्टेशन ब्रिंगिंग एंड टू इट्स लाइफ आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स। 8 साल तक हमें ये सर्विस दिया। समझ रहे हैं हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या ज़बरदस्त है। हमने 6 मंथ के लिए डिज़ाइन किया और हमारे इंडियन सामान है ना ये, इसीलिए क्रिटिकली यदि अब इसे इवेल्युएट करें तो क्या कह सकते हैं, मंगलयान वाज अ मार्वेल इन इंजीनियरिंग। कोई तुलना नहीं है, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बना के हमने एक बार में पहुंचा दिया। दैट्स व्हाई इट इज़ मार्वेल इन इंजीनियरिंग, बट नो एक्साइटिंग साइंस केम फ्रॉम इट एज द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द एक्सपेरिमेंट्स देमसेल्व्स वेयर मीडियोकर। हमने क्या किया था इसमें कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था ना वही बहुत कम प्राइस का हमने उसमें लगाया, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट डाला, बट स्टिल हमने इसमें काफ़ी सक्सेस अचीव किया। और इसके बारे में हमने बात भी किया था क्या कि हॉलीवुड की मूवी बनी थी 500 करोड़ में, हमने 484 करोड़ में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कंडक्ट कर दिया। और चूँकि हमने उतना इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं डाला, तो इसीलिए एक UR राव फॉर्मर इसरो चीफ थे, उसने एक स्टेटमेंट बोला था, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट गिव्स स्मॉल साइंस ऑलवेज। और हमारा जो है मंगलयान 2 मिशन वर्क इन प्रोग्रेस है। ये कुछ जानकारी थी मिशन मंगल के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साइंस एंड टेक क्या कहता है PT365। वही चीज़ है, इसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान ऑब्जेक्टिव्स क्या था, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव में टू एक्सप्लोर मार्स की सरफेस को हमें एक्सप्लोर करना था, मिनरोलॉजी को समझना था, क्या क्या मिनरल कंपोनेंट है, कौन कौन सी एलिमेंट्स है वहाँ पे, उसकी मॉर्फोलॉजी, पहाड़ माउंटेन ये सब चीज़ जो होती है उसे समझना, एटमॉस्फेयर को समझना, यूजिंग इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, हमारा स्वदेशी भारत में निर्मित इंस्ट्रूमेंट से हम इन सब चीज़ों को जानना चाह रहे थे। टेक्नोलॉजी क्या था इसमें, टू डेवलप टेक्नोलॉजीज रिक्वायरमेंट इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एन इंटरप्लेनेटरी मिशन। की फैक्ट इसके बारे में क्या जानना, हमने इसे लॉन्च किया PSLV C25 2013 में लॉन्च किया। यह इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। मिशन मेड इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री, हमारी रिकॉर्ड्स में बनी, एशिया की पहली कंट्री बनी एंड द वर्ल्ड की चौथी कंट्री आफ्टर रसिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन टू गेट टू द प्लेनेट, उस प्लेनेट पे पहुंचने वाला, और फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली अचीव, हम लोग पहली बार में फर्स्ट कंट्री ऐसा इंडिया है जो एक बार में ही मार्स पे पहुंच गया। हमने इसमें कैरी किया 850 kg ऑफ फ्यूल और उसके बाद 5 साइंटिफिक रिसर्च पेलोड, मतलब क्या क्या कंपोनेंट हम लोग इसमें ले गए, 5 इंपॉर्टेंट पेलोड जो हम लोग अभी देख लिया, मार्स कलर कैमरा, लेमेन अल्फा फोटोमीटर, इन सब चीज़ों को जो हमने देखा, मीथेन सेंसर, जहाँ से ये सब चीज़ को हम लोग समझते हैं, मार्स की सरफेस को, मार्स के एटमॉस्फेयर को, एक्सोस्फेयर को, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स क्या है उसका,
उसके बाद वहाँ पे रेशियो बताता ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बारे में। देखो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम, मतलब हाइड्रोजन की एक 1H1 होती है, 2H होती है, 2H1, मतलब हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स मिलता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो ड्यूटेरियम, इस सबको इसको पता करना था। और इफ़ वाटर इज़ प्रजेंट और इन द प्लेनेट और वाज प्रजेंट, या तो अभी प्रजेंट है या पहले प्रजेंट था या अंदर है, तो वाटर के प्रजेंस के लिए हम लोग लेमन अल्फा फोटोमीटर ले गए कंपोनेंट, ये डिटेक्ट करता कि वहाँ पानी है या नहीं है। ये सब चीज़ था इसमें कंपोनेंट। और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स ऑफ मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या था कि इसने डिस्कवर किया सुपर थर्मल आर्गन 40 एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। इट फोटोग्राफ्ड फर्स्ट टाइम फार साइड ऑफ डीमोइस। डीमोइस क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। जैसे हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? चंदा मामा। तो उसी तरीके से मार्स का नेचुरल सैटेलाइट जो मार्स के चारों ओर घूमता है, ड्यूमाइस है। तो ड्यूमाइस के फार साइड का हमने पिक्चर क्लिक किया। मिशन कैप्चर्ड द टाइम वेरिएशन ऑफ मार्सियन पोलर आइस कैप। अदर दूसरे कंट्री की कौन कौन सी मिशन है मार्स पे? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो मिशन है, जो कि इस पे बहुत सारा न्यूज भी अभी आपको देखने को मिलता है, अक्सर आता ही आर्टिकल में, दैट इज़ नासा की प्रिजर्वेंस। बाकी ये सब ऐसे फालतू है। यूनाइटेड अरब अमीरात का होप मिशन, ताइवान चाइना का तियानवेन मिशन और जापान का मार्स मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन। प्रिजर्वेंस इसमें इम्पोर्टेंट है। और रिलेटेड न्यूज भी है रिलेटेड टू नासा की प्रिजर्वेंस मिशन के बारे में। यह एक रोवर मिशन है, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं रोवर मतलब पहले तो ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर। बिल्कुल ध्यान में रखना, बार बार इसे बोलना है। ऑर्बिटर चारों ओर घूमेगा, लैंडर मतलब दोस्त मैं लैंड कर रहा हूँ, मतलब ज़मीन पे उतरेगा, और रोवर मतलब क्या करेगा? टहलेगा, वॉक करेगा। तो ये रोवर मिशन है। कौन सा? प्रिजर्वेंस। वो मार्स के सरफेस पे घूम रहा है, सैंपल कलेक्ट कर रहा है, तो उसी के बारे में भी न्यूज है। नासाज प्रिजर्वेंस रोवर। प्रिजर्वेंस रोवर मिशन इज अ पार्ट ऑफ नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, अ लॉन्ग टर्म एफर्ट ऑफ रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। मार्स पे रोबोटिक एक्सप्लोरेशन हो रहा है। रिसेंटली इट प्लेस्ड अ टाइटेनियम ट्यूब कंटेनिंग रॉक सैंपल ऑन दी मार्स। तो इसने अभी क्या किया है ना कि सरफेस ऑफ मार्स पे नासा के प्रिजर्वेंस रोवर ने एक टाइटेनियम ट्यूब प्लेस किया है, जहाँ पे क्या कर रहा है? वो सारा सैंपल को कलेक्ट कर रहा है। 1 मिनट पहले मैं इसे बता देता हूँ, फिर आपको उसको समझाते हैं। तो इसमें क्या होगा? इग्नियस रॉक सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम मार्स ज्यूजरियो क्रेटर कॉल्ड साउथ सेट्स। देखो वहाँ पे क्रेटर मतलब क्या होता है? सिंपल आम भाषा में गड्ढा। कैसे हुआ होगा क्रेटर? हो सकता है कोई उल्का पिंड गिरा होगा, कुछ भी गिरा होगा, एक बहुत बड़ा मार्स पे गड्ढा। जैसे मान लो पृथ्वी पे भी क्रेटर है, इस तरह का कई सारे डीप गड्ढा है, मान लो जैसे झील आप देखते हो पानी वाला, तो ये गड्ढा को क्रेटर कहते हैं। तो एक मार्स पे जेजरियो क्रेटर है, इस क्रेटर से इग्नियस रॉक का सैंपल कलेक्ट किया है प्रिजर्वेंस, और इन सभी को इसको प्लेस किया जाएगा टाइटेनियम ट्यूब में। कहाँ पे? तो एक जगह बना दिया है हमने। मार्स प्लेनेट पूरा मार्स है, अर्थ की तरह का वहाँ मार्स पे भी सरफेस है, तो सारा सैंपल को ऐसे ऐसे कलेक्ट करके, सॉरी मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं ले पाया, आप एक बार ये चीज़ डालिएगा नेट पे जाके, थ्री फॉर्क प्लेस ऑन मार्स, आपको दिखेगा मार्स प्लेनेट पे इस तरह से कई सारा सैंपल को लिख लिख के वहाँ पे जमा करके अभी रखा है। ये सारा काम प्रिजर्वेंस कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है? कि फर्दर जब कोई, अब उसके बाद अनदर जो है क्या, मान लो नासा से सैटेलाइट को भेजा जाएगा कहाँ पे? मार्स पे, तो वो सभी सैंपल को क्या करेगा यहाँ पे? उसको बैक टू अर्थ पे लाया जाएगा और उसे फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ये न्यूज़ रिलेटेड था मार्स मिशन से रिलेटेड। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब अपनी दूसरी मौसी जी के पास, दैट इज़ वीनस ऑर्बिटर मिशन, और इसे इंडियन भाषा में हम लोग बोलते हैं जैसे मंगलयान, शुक्रयान, चंद्रयान। तो यह हमारा शुक्र ग्रह पे जा रहे हैं, तो शुक्रयान ऑल्सो कम्स अंडर गोल्डीलॉक जोन। अब अर्थ से पहले हम लोग मार्स पे गए, अब जा रहे हैं हम लोग शुक्र पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन फॉर लाइफ गिविंग रिएक्शन टू हैपन, मतलब यहाँ पे भी क्या रहता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, इसलिए वीनस पे हम लोग अभी जाना चाहते हैं।
इसका भी साइज जो है सिमिलर टू अर्थ है एंड डेंसिटी एज दैट ऑफ अर्थ, अर्थ के इक्वल ही साइज और डेंसिटी है। वेट अ सेकेंड, डॉग्स आर बार्किंग। तो मार्स की भी जो साइज है वो सिमिलर टू अर्थ है एंड वीनस की जो एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो समझ सकते हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जो है गर्मी कितनी होगी। अर्थ पे क्या है, यदि अर्थ की कंपोजिशन को आप जानते हैं तो अर्थ के जो चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में तो पहले तो 78% क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, N2 है 78%, 21% ऑक्सीजन है O2 और 0.03% ओनली जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्मी यू आर फीलिंग इन राइट नाउ। मतलब ये जो गर्मी अभी आप फील कर रहे हैं, ये क्यों, क्योंकि ये सारा हीट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड रखता है। कितना सा अमाउंट, 0.03%। और समझ सकते हैं जिस प्लेनेट पे 90% क्या हो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वहाँ की क्या लेवल ऑफ इंटेंसिटी होगी। इसलिए वार्मिंग टू ओवर 480 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, अभी की टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, तो समझ रहे हैं कि क्या सांस नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें तो आदमी जल के स्वाहा हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रिक H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड है वहाँ पे, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड है। केमिस्ट्री की भाषा में कंसंट्रेटेड मतलब काफ़ी गाढ़ा जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड। और दुनिया की सबसे डेडलीस्ट एसिड इसे माना जाता है H2SO4 को। डेडलीस्ट इन द सेंस, यदि आप मान लो सरफेस पे डाल दो तो सरफेस को ही क्या करेगा, होल कर देगा, इतना पावरफुल एसिड होता है। इसे वीनस को गॉडेस ऑफ लव भी कहते हैं। आप समझ से पढ़े है, इतनी गर्म प्लेनेट को गॉडेस ऑफ लव कहा जा रहा है, अब मेरी समझ से तो पढ़े। दैट इज द पिक्चर्स ऑफ इन द वेस्टर्न रिलीजियन में इसे गॉडेस ऑफ लव भी कहते हैं हम लोग। और उसके बाद अब हम लोग समझते हैं अपनी काम की बातें, मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन दैट इज शुक्रयान के बारे में। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, इसकी ऑब्जेक्टिव कि हम इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहते हैं कि क्यों वहाँ पे 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी सारे गैस क्यों स्किप कर गए। स्टडी ऑफ विनूसियन आयनोस्फेरिक स्टडी, उसके आयनोस्फेयर को स्टडी करना चाहते हैं, लाइक अर्थ है इट्स आयनोस्फेयर। उसके बाद विनूसियन जियोलॉजी को फर्स्ट मिशन होगा हमारा। तो हम लोग बेसिकली यही सब चीज़ समझेंगे, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका उसके बाद जो है क्या जियोलॉजी कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एलिमेंट क्या है, बस इतना ही स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद अगले बार कभी जाएंगे तो वहाँ पे लैंडर और रोवर भी उतारेंगे। हालांकि अभी हमने ये मिशन कंडक्ट नहीं किया है, इन फ्यूचर हम लोग करेंगे। जापान की अभी एक एक्टिव मिशन अभी वर्क वहाँ पे कर रही है। जापान ने 2010 में अतासुकी ऑर्बिटर मिशन भेजा था, कहाँ पे, वीनस पे। तो उसका वो अभी तक टिल नाउ स्टडी कर रहा है और वहाँ पे घूमते हुए एक बहुत अभी अमेजिंग न्यूज वहाँ से आया, द न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ था रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले। उसने ये दावा किया कि मे बी इट पॉसिबल कि लाइफ ऑन वीनस है। अब लाइफ है इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे इंसान होना ही चाहिए, लाइफ का मतलब इंसान नहीं होता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कुछ लाइफ का फॉर्म। चूँकि उतना टेम्परेचर में तो इंसान तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हो सकता है कोई एलियन हो। लेकिन लाइफ ऑन वीनस के बारे में ये पता चला है कि सिग्नल, कैसे पता चला, क्या कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, नहीं, वहाँ से डिटेक्ट हुआ फॉस्फीन गैस। और फॉस्फीन गैस कहाँ मिल रहा हमें, वीनस के क्लाउड पे। और अर्थ पे हमें ये जानकारी अभी तक पता है कि ये जो गैस है ना, ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, इसे बनाया नहीं जा सकता है किसी फैक्ट्री में। इसका मतलब है फॉस्फीन गैस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ पे कोई फैक्ट्री भी तो नहीं है, मतलब वीनस पे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है कारण कि फॉस्फीन गैस निकल रहा है। तो मे बी इट माइट पॉसिबल कि वहाँ पे क्या होगा, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है। अब तो बाद में पता चलेगा जब उसे हम लोग को देखेंगे। और सेकेंड न्यूज क्या है, हमारे नासा भाई साहब 2 न्यू मिशन को जो है वीनस पे भेजना चाह रहे हैं। और क्या है उसका मिशन, तो नासा ने अनाउंस किया कि टू लॉन्च अ पेयर ऑफ मिशन टू वीनस प्लैनेट बिटवीन 2028 से 2030
इन फर्स्ट इन डिकेड्स टू स्टडी एटमॉस्फेयर जियोलॉजिकल फीचर। 2 मिशन भेजेगा, इस पर खर्च आएगी $500 मिलियन की। उसका नाम होगा दा विंसी एक, जो कि होगा शॉर्ट फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। उसके बाद होगा वेरिटास, एन एक्रोनिम फॉर वेनिस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिगार्डिंग वीनस और बैटर मिशन जब कंडक्ट होगा, तो हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन कर लेंगे। इसके बाद बचती है बहुत छोटी सी आर्टिकल है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इसको जो है कि हमें करंट अफेयर्स में पढ़नी है, तो उसी के साथ मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। हमारे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसी में होगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत छोटी सी कहानी है इसमें। अभी इसलिए स्टार्ट इसको नहीं करूँगा बिकॉज इस जगह मैं पूरा भी लेक्चर कर नहीं पाऊँगा। काफ़ी गर्मी अभी इस जगह इस रूम में है, और फ़ैन चूँकि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ैन बंद करना पड़ रहा है। अब हिम्मत मेरी नहीं हो रही कि इसके आगे बढ़ूँ, तो वो बिल्कुल अब जस्ट इसके बाद, और आई प्रॉमिस टू यू बस एक दिन के बाद, मतलब कल मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको साइंस एंड टेक का अब सिर्फ चलेगा। मेरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटायर PT 365 के, आपको ये चीज़ कवर करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन सारे टॉपिक को। हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को कल कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। ओके बाय।